हेलो मूवीज टाइप लवर्स, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक अलग ही किस्म की दुनिया से परे की कहानी है। तो कुछ अलग नई कहानी के साथ मूवीज टाइप लाई है 1999 की जापानीज मूवी हिमित्सु, डायरेक्टर योजिरो टाकीता, IMDb 6.8। ऐसे ही आप सबको हमेशा अच्छी कहानियां सुनाने की कोशिश में मैं रहती हूँ। बस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट करें और मूवीज टाइप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहे। अब कहानी सुनते हैं। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बना एक संकरा रास्ता, जहां अंधेरी रात में टूरिस्ट बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। रात का समय है, गाड़ी में सारे यात्री सो रहे हैं, लेकिन यहाँ बस चला रहा ड्राइवर को भी बीच बीच में नींद की झपकी आ रही है। अचानक ड्राइवर की थोड़ी देर के लिए आंख लगी और गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी और उस रात एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद अब कहानी में हेसुके नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो टीवी देखता हुआ खाना खा रहा है। कल रात के हुए उस भयानक हादसे की खबर टीवी पर आ रही है, जहां एक माँ बेटी अस्पताल में बड़ी ही नाजुक हालत में भर्ती है। उनका नाम सुनते ही हेसुके को झटका लगा और वो अपनी पत्नी नाओको और बेटी मोनामी को याद करने लगा। नाओको और मोनामी हंसी खुशी कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। मोनामी के बाहर जाने के बाद नाओको ने हेसुके के चिन्ह में प्यार से हाथ फेर कर कहा, अपना ख्याल रखना, और अपने पति को अलविदा कहकर वो भी बाहर निकल गई। और अभी अभी खबर में उसने जिसका नाम सुना वो असल में उसी की पत्नी और बेटी है। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचा और पाया कि दोनों ही बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उसी समय माँ को होश आया। वो हेसुके के कान में अपनी बेटी का नाम लेते हुए उसे ढूंढ रही है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को नाओको के पास लाकर दोनों का हाथ एक दूसरे को पकड़ाया। नाओको की अब आखिरी सांसें चल रही है और फिर अचानक उसके हाथ में पहने अंगूठी से एक लाल रोशनी जैसी कुछ निकली, जो उसकी बेटी मोनामी के हाथों से गुजरता हुआ उसमें समा गई। तभी बेटी मोनामी की आंख खुली। उसे होश में आता देख हेसुके बहुत ही खुश हुआ, लेकिन साथ में उसे अपनी पत्नी के खोने की पीड़ा भी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने अपने पापा को हेसुके नाम से पुकारा। मैं नाओको हूँ, तुम्हारी पत्नी, मैं मोनामी नहीं हूँ। पहले तो हेसुके बोला, ऐसे समय में मजाक मत करो बेटी। लेकिन फिर से जब उसकी बेटी ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी मोनामी नहीं, तुम्हारी पत्नी नाओको हूँ, क्या हो गया है, और अपनी पहली डेट, साथ ही पहली रात और कुछ प्राइवेट बातें भी बताने लगी जो सिर्फ उन दोनों पति पत्नी को ही पता थी। ये सब सुन हेसुके को आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो देख अपनी बेटी को रहा है और सुनाई उसे अपनी पत्नी के शब्द दे रहे हैं, और विश्वास हो भी तो कैसे, ये तो असंभव वाली बात है। लेकिन बात करते करते ऐसी बातें होने लगी जो सिर्फ उन्हें ही पता है, और आखिर में जाकर उसे विश्वास करना पड़ता है कि असल में उसकी पत्नी की नहीं बल्कि उसकी बेटी की मृत्यु हुई होगी, और फिर पत्नी की आत्मा उसकी बेटी में समा गई होगी। वो अपनी बेटी, जो कि असल में नाओको है, उसे घर ले आया, और फिर नाओको ने अपनी शादी की अंगूठी पहनी, जो कि उसकी उंगली में थोड़ी बड़ी हो रही है। यहाँ के बाद से दोनों की जिंदगी की कहानी एक अजीब मोड़ लेने लगती है। 40 साल की नाओको की आत्मा अब 18 साल की उसकी बेटी के शरीर में है, और ये सब देखना हेसुके के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऑफिस जाते समय जब उसने हेसुके के चिन्ह में प्यार से हाथ फेरा, जो कि उसकी पत्नी किया करती थी, तब जाकर उसे पूरा यकीन हो गया कि वो नाओको ही है। हेसुके के ऑफिस चले जाने के बाद अब नाओको को अपनी बेटी का कमरा देख उसे मोनामी की बहुत याद सताने लगी। बेटी को याद कर वो उसकी बिस्तर पर थोड़ी देर लेटे हुए बहुत रोती है। इधर हेसुको के साथ भी जो हो रहा है उसे चैन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो लाइब्रेरी आया है रिसर्च करने की क्या सच में एक की आत्मा दूसरे के शरीर में जा सकती है। और फिर उसे फ्रांस का एक केस स्टडी मिला जहाँ एक महिला के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और 2 साल बाद उस महिला की आत्मा दोबारा अपने शरीर में लौट आती है। सच में यही परिस्थिति हेसुके और नाओको के लिए भी बहुत ही अजीब है। रात को सोते वक्त नाओको ने अपनी अंगूठी निकालकर मोनामी के एक छोटे से टेडी बेयर में रख दी, क्योंकि मोनामी के शरीर में होने के कारण उसे मोनामी की जिंदगी को भी अपनाना होगा। अगले दिन से वो स्कूल जाने के लिए भी तैयार हुई। इसमें वो कहाँ शादी की अंगूठी पहनकर जा पाएगी। अब नाओको अगले दिन से अपने 18 साल की बेटी मोनामी बनकर स्कूल जाती है, जहाँ उसे बात संभालने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अंदर से तो वो नाओको है। इतने साल फिर से वही 18 साल के दिन, वो टीनेजर की जिंदगी, वो स्कूल लाइफ में लौटकर वो ये पल बहुत ही खुशी से मस्ती से काट रही है। साथ ही वो मेहनत से पढ़ाई भी करने लगी, जिससे कि वो क्लास में टॉप भी करती है। लेकिन यहाँ हेसुके अभी भी अनकंफर्टेबल हो रहा है नाओको से। उसे ये भी पता है कि उसकी बेटी के शरीर में नाओको ही है,
लेकिन सामने अपनी बेटी की शक्ल में उसकी पत्नी की तरह बर्ताव करना, वो सारे काम करना किसे अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। अब एक दिन सुपरमार्केट में हेइसुके की मुलाकात उसकी बेटी के टीचर से हो गई। बाहर दोनों साथ बैठे बातें कर रहे हैं। तभी घर जाते हुए नाओको दोनों को साथ देख उसे जलन होने लगी। इसके बाद वो अकेले में वहां आकर हेइसुके के ऊपर मजाक मजाक में चिल्लाती है। फिर उसने हेइसुके को मेडिकल पढ़ने की अपनी इच्छा भी बताई, क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि कैसे वो अपनी आत्मा अपनी बेटी के शरीर में डाल पाई, और इसके साथ ही उसके पास लौटकर जो ये वक्त आया है जिसे वो यूं जाया नहीं कर देना चाहती। इसीलिए अपने मन की सारी इच्छाएं, सारी बातें, सारी चीजें वो मोनामी के शरीर के द्वारा पूरा करना चाहती है, जो बातें वो अपने समय पे नहीं कर पाई थी। कहा जाए तो इस वक्त को वो खुलकर जीना चाहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे, साथ ही वो मेडिकल के लिए कड़ी मेहनत भी कर रही है। एग्जाम हुआ और कुछ समय बाद रिजल्ट आया। नाओको को एडमिशन मिल गई है। इसी मौके को सेलिब्रेट करने दोनों साथ डिनर पर गए, जहाँ नाओको ने काफी ज्यादा पी ली थी। हेइसुके उसे संभाल कर घर लाया और उसे सुला दिया, मगर हेइसुको की आदत है नशे में अपनी पत्नी नाओको के कपड़े निकाल कर उसे फ्रेश कपड़े पहना देना। उस रात भी वो नाओको के कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि भले ही आत्मा नाओको की है, लेकिन शरीर तो उसकी बेटी का है। इसलिए उस दिन वो नाओको को ऐसे ही सुला देता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, नाओको हेइसुको का हाथ पकड़कर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। हेइसुके कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो इसके लिए राजी नहीं होता और अगले दिन से वो नाओको को बेटी के कमरे में सोने के लिए कहता है। ऐसे और दिन बीते और एक दिन उसी बस संस्था के लोग बस एक्सीडेंट में हुई परिवार के लोगों को उसी घटना स्थल में लेकर जाते हैं। परिवारजन अपने खोए हुए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ नाओको और हेइसुके भी अपनी बेटी को याद कर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। वहाँ उस रात बस चला रहा ड्राइवर का बेटा फूमियो भी मौजूद है। वहाँ से अब हेइसुको और नाओको रेस्टोरेंट खाना खाने गए, जहाँ फूमियो भी है। बिल पे करते समय फूमियो ने देखा कि उसका वॉलेट ही कहीं खो गया है, इसलिए उसका पैसा भी हेइसुके ही भर देता है। कुछ दिन बाद वही बिल के पैसे वापस करने फूमियो आया है। धन्यवाद कहकर उसे पैसे वापस करती है। कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद हेइसुके को फूमियो एक अच्छा लड़का लगता है। अब यहाँ नाओको का भी कॉलेज शुरू हो गया। वो बिना एक भी दिन नागा किए रोज कॉलेज जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सोमा नाम के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद मिलना जुलना भी बढ़ा। दोनों साथ में अच्छा समय भी बिता रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ बेचारा हेइसुके, जो दिन भर नाओको को याद कर उदासी में अकेले घर पर समय बिता रहा है। इधर नाओको भी हेइसुके को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही। डॉक्टर की पढ़ाई और कॉलेज के काम से वो पूरी व्यस्त हो चुकी होती है। यहाँ बीच बीच में सोमा का उसे फोन आता देख हेइसुके के मन में जलन और गुस्सा उठने लगता है। वो नाओको को समझाता है कि वो अभी छोटी है, इन सब से दूर रहे। पर एक दिन फिर हेइसुके ने छुपकर देखा कि सोमा नाओको को अपनी कार से घर छोड़ने आया है। अब जलन के साथ साथ वो इनसिक्योर भी हो रहा है, इसीलिए उसने ऊपर नाओको का फोन और अपना फोन कनेक्ट किया, जिसके बारे में नाओको को कुछ भी नहीं पता होता। अब वो सोमा और नाओको की सारी बातें सुन पाता है। एक दिन सोमा ने नाओको की पसंद होने वाली बात भी कही और इसी बारे में बात करने उसने नाओको को एक कैफे में मिलने बुलाया है। ये सारी बातें हेइसुके भी सुन रहा होता है, इसलिए उसने अगले दिन सुबह सुबह ही पहले कह दिया, चलो ना आज कहीं बाहर अच्छी जगह पर लंच करें। यहाँ नाओको तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई, लेकिन वो हेइसुके से बहाना बनाकर सोमा से मिलने जाती है। अब उस कैफे में नाओको तो पहुंची, लेकिन वहाँ पहले से ही हेइसुके मौजूद था और वो सामने आकर सोमा से कहता है, मेरी बेटी से दूर रहना तुम, समझे? और उसे बहुत बुरा भला कहने लगा, जिससे कि अब घर पहुंचकर दोनों के बीच बहस हुई और वो हेइसुके पर गुस्सा करती है। इसके बाद उसे ये भी पता चल गया कि हेइसुके ने दोनों फोन को कनेक्ट कर रखा है। अब नाओको ने गुस्से में कहा, क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? और मैं वहाँ सोमा का प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए ही बस गई थी, कहकर सुनाती है। हेइसुके भी गुस्से में बोला, मेरे लिए भी शादी के कितने रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही सबको मना कर रहा हूँ, और ऐसे तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। और दोनों के बीच बातें इतनी बढ़ गई कि एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ही अपने अपने कमरे में बहुत रोते हैं। दोनों की जिंदगी एक अजीब से धागे में उलझी हुई है। क्या करे क्या ना करे, खुद में ही वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अब इस बिगड़े रिश्ते को संभालने और सब कुछ ठीक करने के लिए हेइसुके ने अगले दिन नाओको को साथ सोने का प्रस्ताव दिया। अब दोनों ही तैयार एक ही बिस्तर पर साथ बैठे हैं और जैसे ही वो उसे चूमने गया, अपनी बेटी का चेहरा देख वो कुछ कर ही नहीं सका। नाओको ने बात समझकर कहा,
मैं अपना चेहरा ढक लेती हूँ ना। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो नाउको के साथ इंटीमेट नहीं हो सका। दोनों की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, कोई भी खुश नहीं है। अचानक एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त हेइसुको की मुलाकात वही बस ड्राइवर के बेटे फूमियो से हुई, जिसने वही पास के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया है। बात करते करते फूमियो ने बताया कि असल में वो ड्राइवर उसके असली पिता नहीं थे। मेरी माँ जब उनसे मिली थी तब मैं उनकी गर्भ में था, और ये बात जानने के बाद भी मेरे पिता ने हमें स्वीकारा और परिवार के पालन पोषण के लिए बाबा दिन रात गाड़ी चलाया करते थे। और उस रात उनकी आंख लग गई। फूमियो से बात कर हेइसुको को भी समझ आ गया कि आखिर परिवार का महत्व क्या है और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी है। उसी रात घर जाकर उसने नाउको से सीधा कहा, तुम्हारा जो करने का मन है, जो चाहो वही करो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहाँ तुम्हें ऐसे बांधे रख सकता हूँ हमेशा के लिए। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। रोते हुए उसने नाउको से माफी मांगी। ये सब सुनकर नाउको की आंखों से आंसू झड़ने लगे। अब अगले दिन नाउको ने उठकर अचानक हेइसुको को पापा कहकर पुकारा। हेइसुको ये सुनकर हैरान रह गया। इसका मतलब उसकी बेटी की आत्मा वापस अपने शरीर में आ चुकी है। इसके बाद वो अपनी बेटी को अब तक की घटी सारी बातें, सारी कहानियां बताने लगा, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसका सर दुखने लगा और वो सो गई। सोकर उठने के बाद वो फिर से नाउको बनकर उठती है, यानी कि माँ और बेटी एक ही शरीर में एक एक कर आने लगे हैं, कभी माँ तो कभी बेटी। तो अब धीरे धीरे माँ बेटी भी एक दूसरे से बात करने के लिए खत लिखकर और अपनी अपनी वीडियो बनाकर अपनी बात पूरी करते हैं। यहाँ हेइसुके भी अपनी पत्नी और बेटी दोनों को पाकर फिर से अपने परिवार से मिलकर वो बहुत ही खुश है। अब बेटी मोनामी का उसके अपने शरीर में वापस बार बार लौट कर आना, इससे नाउको की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है, ऐसा नाउको को लगा। उसने खत में ये लिखा है और भी लिखा है, आखिरी बार ही क्यों ना हो वो अपने पति के साथ अपने उसी फर्स्ट डेट वाली जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद अगले दिन ही हेइसुके नाउको को लेकर उसके कहे अनुसार उसी जगह पर ले आया, जहाँ दोनों अपने संग बिताए वो पुराने पलों को याद कर भावुक हो जाते हैं। दिन भर वहाँ साथ बातें करने, साथ बिताने के बाद शाम होते होते नाउको भी हेइसुको को गुड बाय हेइसुके कहती है। दोनों के अंदर जो दर्द, जो पीड़ा, जो अलग होने का एहसास हो रहा है वो उनकी आंखें ही बयां कर रही है। दोनों बहुत रोते हैं और बेटी में अपनी पत्नी का चेहरा समझकर वो उसे एक आखिरी बार चूमता है। अब कहानी कई साल आगे बीत गई, जहाँ हेइसुके बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका है और बगल में उसकी बेटी मोनामी है, जिसकी आज शादी हो रही है फूमियो से। उस आखिरी अलविदा के बाद से नाउको की आत्मा फिर कभी अपनी बेटी के शरीर में नहीं आई। अब मोनामी अपने उदास पापा से मिलने आई है। अपनी बेटी की विदाई में हेइसुके बहुत उदास है और फिर मोनामी ने हेइसुके के चिन में वैसे ही प्यार से हाथ फेरा जैसे नाउको किया करती थी। इसका मतलब ये कि अभी तक नाउको ही अपनी बेटी के शरीर में मौजूद थी और मोनामी तो अस्पताल से ही मरने के बाद से कभी अपने शरीर में आई ही नहीं होती है, जिससे कि हेइसुके और खुद की जिंदगी थोड़ी आसान बीते। इसीलिए वो अब तक मोनामी बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि नाउको और उसका मिलना नामुमकिन था। तभी फूमियो अपनी दुल्हन मोनामी को लेने पहुंचा। अब हेइसुके बोला, फूमियो, मुझसे तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए लेकर जा रहे हो, एक मुक्का तो मारना चाहूंगा मैं। फूमियो को जोर से मुक्का मार वो अपने गुस्से को भी आजाद करता है और आखिर में उसने नाउको की तरफ देखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नाउको की आंखों से बस आंसू ही बह रहे हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हुई। हेइसुके और नाउको के लिए ये करना वाकई में बहुत तकलीफदेह था, लेकिन परिवार के लिए, एक दूसरे की खुशी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने कुर्बानियां दी। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवीज ट्राइब को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।